Welcome friends, chapter number 7. Well, the name of the chapter is Consumers, Producers and Efficiency of Markets. बेटा हमारा पहला टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस. वेल अगर इसको रटना हो तो हम बेसिकली कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस इज़ द डिफरेंस बिटवीन व्हाट द कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज. तो आई नो आप कहोगे सर समझ तो कुछ आया नहीं, क्या आपने बोला. तो इसलिए बेटा रटना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं आपको. देखिए मेरा बच्चों, नाम से कुछ कुछ हमें हिंट मिल जाते हैं. कंज्यूमर सरप्लस, एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ मैं मार्केट में गया, मुझे एक समोसा लेना था और मैं उस समोसे के लिए 20 रुपीज़ देने को तैयार था. मेरे माइंड में कब था कि 20 रुपये तक का मिलेगा, मैं ले लूँगा. तो अब मुझे वही समोसा जैसा मुझे चाहिए था 15 रुपये में मिल रहा है. आप बताइए मैं ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ. सर बिल्कुल ख़रीदो, क्योंकि मैं 20 रुपये देने को तैयार था और मुझे 15 रुपये में वो समोसा मिल रहा है. तो मुझे सीधा सीधा 5 का गेन दिख रहा है. दैट 5 का गेन मेरे बच्चों इज़ एक्चुअली द कंज्यूमर सरप्लस. ये ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए बेटा क्योंकि अगर आप वाकई में चाहते हो कि कंज्यूमर आपका गुड खरीदे, डेफिनेटली खरीदे, तो ही मस्ट हैव सम कंज्यूमर सरप्लस. मैं इसी एग्जांपल को मोल्ड कर देता हूँ. मैं 20 रुपये का समोसा देने के लिए समोसा देने के लिए 20 रुपये पे करने के लिए तैयार था. अब मैं गया मार्केट तो वो कहते हैं जी 40 रुपीज़ का समोसा है. तो ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना बाय, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे सरप्लस नहीं मिल रहा, मुझे नुकसान हो रहा है. तो बच्चा कहता है व्हाट इफ अगर 20 रुपये का ही मिल रहा हूँ, तो फिर आई विल बी इनडिफरेंट. आई कैन बाय और आई मे नॉट बाय, बिकॉज मुझे कोई फ़ायदा खास मिल नहीं रहा. मैं डेफिनेटली खरीदूंगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो मेरे बच्चों अब मैं आपको एक रीडिंग के एग्जाम्पल से सिखाता हूँ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. सबसे पहले हम बात करेंगे विलिंगनेस टू पे. वेल इमेजिन दैट यू हैव एन ओल्ड कॉइन विच यू वांट टू सेल थ्रू एन ऑक्शन. 4 गाइज शो अप फॉर योर ऑक्शन. तो आपके पास कोई पुराना सिक्का है, आप बेचना चाहते हैं. कोई तो सोने का सिक्का है, ऐसा कुछ है. सो आपके पास 4 लोग आए, ए बी सी डी. ए कहते हैं मैं 100 रुपये देने को तैयार हूँ, बी कहते हैं मैं 80, सी कहते हैं 70, डी कहते हैं 50. अब यहाँ पे कई बच्चे आ जाएंगे लड़ने, अरे 100 रुपये में सोने का सिक्का मिलता है क्या? अरे भाई तू डॉलर्स कर ले, ठीक है, कुछ भी कर ले, और यार सोने का सिक्का मत मान यार, ठीक है. कोई भी ओल्ड कॉइन है वो जो बेच रहा है. तो आप एक ओल्ड कॉइन है आपके पास विच यू वांट टू सेल. 4 गाइज आ गए, ए बी सी डी. ए कहता है भाई साहब मेरे को चाहिए सिक्का, मैं ले लूँगा. बी कहता है मैं भी ले लूँगा. सी कहता है मैं भी ले लूँगा. डी कहता है मैं भी ले लूँगा. ए 100 रुपये देने को तैयार है, बी 80 रुपीज़ देने को तैयार है, सी 70 रुपीज़ देने को तैयार है और डी 50 रुपीज़ देने को तैयार है. बच्चों कहते सर ये फ़र्क क्यों है? ये फ़र्क तो होगा ही. मैं समोसे के लिए 20 रुपये देने को तैयार था, हो सकता है तू मेरे से ज़्यादा चटोरा हो, तो 30 रुपये देने को तैयार हो. या चटोरा तो मैं तेरे से ज़्यादा हूँ, लेकिन मेरी उतनी वर्थ, मेरे पास उतनी वो नहीं है, पैसे नहीं है, मेरी उतनी क्रय शक्ति नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है. रीज़न कुछ भी हो सकता है यार, ठीक है. तो बेसिकली ये बताते हैं कि आप वैल्यू कितना कर रहे हो उस गुड को. ईच बायर्स मैक्सिमम इज कॉल्ड इज विलिंगनेस टू पे एंड इट मेजर्स हाउ मच दैट बायर वैल्यूज द गुड. तो आई थिंक अगर ए 100 रुपये देने को तैयार है तो ए उतने की वैल्यू लगा रहा है गुड के लिए. So each buyer would be eager to buy the coin at a price less than his willingness to pay, and he would refuse to buy the coin at a price greater than his willingness to pay. At a price equal to his willingness to pay, the buyer would be indifferent about buying the good. जो मैंने अभी आपको समोसे के एग्जाम्पल में भी बताया. To sell your coin, you start bidding at rupees 10. Because all 4 buyers are willing to pay much more, the price rises quickly. The bidding stops when A bids at rupees 80 or slightly more. At this price, all, that is B, C and D, have dropped out because they are unwilling to bid any more than rupees 80. A pays rupees 80 and gets the coin. And here he gets a consumer surplus of 20. आइए बात करते हैं. बिडिंग 10 रुपये से स्टार्ट हुई, ये सब तो और बहुत ज़्यादा देने को तैयार हो. जैसे 10 शुरू हुई, सब ने कहा 20, एक ने बोला 30, एक ने बोला 40, एक ने बोला 50, एक ने बोला 60, एक ने बोला 70, एक ने बोला 80. जैसे 80 रुपये हुआ होगा, COD डेफिनेटली बाहर, बी भी बाहर, क्योंकि बी को सरप्लस तो नहीं मिल रहा है, इनडिफरेंट है वो. आप कहोगे तो बट खरीद तो सकता है ना, खरीद तो सकता है ना. ए को कुछ नहीं करना, ए सिर्फ बोलेगा 80.5, बी बाहर. यही यहाँ पर हम बोल रहे हैं ना बच्चे. देखो, द बिडिंग स्टॉप्स व्हेन ए बिड्स एट 80 और स्लाइटली अप मोर. वैसे तो 80 पे ही, क्योंकि अगर कंज्यूमर को सरप्लस नहीं मिल रहा तो हम क्यों मानेंगे कि वो खरीद रहा है. लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि नहीं आपने तो कहा था वो इंडिफरेंट हो जाएगा, ही मे और मे नॉट बाय, तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ अगर वो फिर भी अड़ा रहा कि नहीं मैं ले सकता हूँ, ए को कुछ नहीं करना, हल्का सा अबव करेगा और ले जाएगा.
सपोज 80 रुपीज़ पे काम बन गया, तो अब ए ने 80 रुपीज़ दिए, कॉइन ले लिया, उसका सरप्लस है 20। वाई? बिकॉज ही वॉज विलिंग टू पे 100 एंड ही हैपन्स टू गेट दैट कॉइन एट 80। सो कंज्यूमर सरप्लस को आप डिफाइन करेंगे बच्चों। कंज्यूमर सरप्लस इज द अमाउंट अ बायर इज विलिंग टू पे फॉर अ गुड माइनस द अमाउंट द बायर एक्चुअली पेज फॉर इट। Now suppose you have two coins to sell. Again you hold an auction. We assume that both coins are to be sold for the same price and the buyer is not interested in buying more than one coin. तो दोबारा प्राइस बढ़ाएंगे, दोबारा आपने 10 रुपीज़ से बिडिंग शुरू करी, एक ने बोला 20, एक ने बोला 30, एक ने बोला 40, ये सारे रुक गए 70 पर। क्यों? क्योंकि जैसे 70 पे प्राइस रुकेगा ये दोनों ही बाहर हो जाएंगे फॉर द सेम रीज़न जो पहले के लिए था। तो जैसे ही 70 रुपीज़ हुआ बिडिंग प्राइस, तो COD बाहर हो गए, A और B आर गोइंग टू बाय। So in this case, the bidding stops when A and B bid rupees 70 or slightly higher. At this price, A and B are happy to buy. C and D are not willing to bid any higher. Both A and B get consumer surplus equal to his willingness to pay minus the price. So A का surplus है 30. So 30 कैसे? बेटा 70 रुपये का मिला ना कॉइन, हाँ, and his willingness is still 100, yes. तो 30 का मिला ना डिफरेंस। अब बात करते हैं B की। B की willingness 80 थी, yes sir, and he happens to pay how much? 70, तो उसका surplus भी 10। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल सरप्लस 40 हो गया बेटा, जो कि पहले सिर्फ 20 था। और ये 40 में भी 20 से बढ़कर 30 हो गया ए का, और बी जो नया कंज्यूमर आया उसको 10 का सरप्लस मिला। So A's consumer surplus is higher now than it was previously because he gets the coin and pays less for it. The total consumer surplus in the market is now 40. अब मेरे बच्चों हम इसको बोलते हैं स्टेप कर्व। ये आपको सेम 5 पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी काम आएगा बच्चों, और सेम 3 माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ डिस्क्रीट गुड करके कॉन्सेप्ट आएगा, तो उसके अंदर भी ये आपको काम आएगा। तो इसको ध्यान से समझ लेते हैं, और फिर हम डिमांड कर्व को भी यूज़ करके बताते हैं आपको। सो यूजिंग द डिमांड कर्व टू मेजर कंज्यूमर सरप्लस। अगर मोर देन 100 रुपीज़ है तो कोई भी नहीं खरीदेगा, ठीक है, मोर देन 100 पे ज़ीरो डिमांड। अगर 80 to 100 है तो ए खरीदेगा, तो आप देख सकते हो 80 to 100 एक ही यूनिट बिक रही है 1। अगर 70 to 80 है तो ए और बी दोनों खरीदेंगे, तो देख लो आप 70 to 80 यहाँ पर आप देखो 2 यूनिट्स की डिमांड है, ठीक है मेरे बच्चों। 50 to 70 3 लोग खरीद लेंगे, तो आप देख लो यहाँ तक आ गए ABC। अगर 50 और लेस हो गया मेरा बच्चा तो चारों खरीदेंगे, ठीक है। So because the demand curve reflects buyers' willingness to pay, mind it, because the demand curve reflects buyers' willingness to pay, we can also use it to measure consumer surplus. So following figure shows the demand curve to compute the consumer surplus in our example. मेरे बच्चों पहले उस surplus को लेते हैं, फिर मैं इसको demand curve की शक्ल भी दे दूंगा। So in panel A, the price is 80 or above and the quantity demanded is 1. Absolutely. Note that the area above the price and below the demand curve equals 20. The amount is exactly the consumer surplus. So 20. Panel B show करता है consumer surplus when price is 70 or above. In this case, the area above the price and below the demand curve equals the total area of 2 rectangles. A का consumer surplus 20 plus 10 30 and B का consumer surplus is 10. Total is 40. Thus the area below demand curve and above the price measures the consumer surplus in a market. मैं एक बात बताते चलूँ, ये जो डेफिनेशन हमने करी कंज्यूमर सरप्लस की, दैट इट इज़ द अमाउंट दैट अ बायर इज़ विलिंग टू पे फॉर अ गुड माइनस द अमाउंट द बायर एक्चुअली पेज फॉर इट, ये एक कंज्यूमर के लिए एक गुड के लिए लगाना है। ये जो डेफिनेशन है ये कंज्यूमर सरप्लस की है। द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस मेजर्स द कंज्यूमर सरप्लस इन अ मार्केट, ये लगाना है ओवरऑल मार्केट के लिए, या एक से ज़्यादा कंज्यूमर हो तो। अब मेरे बच्चों इसी को डिमांड कर्व की शक्ल दे देंगे, ये जोड़ देंगे, ठीक है, और ये डिमांड कर्व आपका तैयार। सो figure shows a typical demand curve. You may notice that this curve gradually slopes downward instead of taking discrete steps as in the previous two figures. In a market with many buyers, the resulting steps from each buyer dropping out are so small that they can form in essence this smooth curve. तो वही वाली definition दोबारा, consumer surplus is the area above the price and below the demand curve. तो बेटा ये demand curve, ये price है, तो ये जो हिस्सा है मैं आपके लिए underline भी कर देता हूँ, this shall be consumer surplus. और अगर आप प्राइस कम कर दो तो आप देख लो, पहले कंज्यूमर सरप्लस था 1,
फिर ये किसके लिए था, पहले वाले ए वाले बंदे के लिए, प्राइस और अगर गिर जाए तो ए को तो मिलेगा 1+2 और बी को मिलेगा 3, तो कंज्यूमर सरप्लस पहले जो 1 था वो बढ़कर हो जाएगा 1+2+3। आइए पढ़ते हैं। इन अ मार्केट विद मैनी बायर्स द रिजल्टिंग स्टेप्स फ्रॉम ईच बायर्स ड्रॉपिंग आउट आर सो स्मॉल दैट दे फॉर्म इन ए सेंस अ स्मूथ कर्व। कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया अबव द प्राइस एंड बिलो द डिमांड कर्व। इन पैनल ए कंज्यूमर सरप्लस एट अ प्राइस ऑफ P1 is triangle ABC. Now suppose the price falls from P1 to P2. The consumer surplus now equals area ADF. The increase in consumer surplus is this area BCFD. ये बढ़ गया मेरे बच्चों। So I hope it is clear. So this was consumer surplus. Basically दो तरीके से समझते हैं। Consumer surplus is the difference between what the consumer is willing to pay minus what he actually pays, or it is the area below the demand curve above the price line. और कंज्यूमर तभी पार्टिसिपेट करेगा फॉर श्योर जब ही इज श्योर टू गेट सम कंज्यूमर सरप्लस। एक चीज़ मैं और बता दूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो मेरे बच्चों। देखिए ध्यान से समझिएगा, फोकस कीजिएगा इस बात पर। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इस वाले से दिखा दूँ तो और साफ बन जाएगा शायद। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ प्राइस 80 है, ठीक है, ध्यान से समझना क्योंकि ये बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। हाँ सर, तो 80 रुपीज़ पर फर्स्ट यूनिट तो श्योर है खरीदे जाएगी, ए तो खरीदेगा ही खरीदेगा, राइट, यस। पर 80 पर बी जो है मे और मे नॉट बाय, तो मेरा बच्चा 80 पर ही आप देखो 2 यूनिट्स भी बेची जा सकती हैं। अब इस पर कंफ्यूज मत होना, मैं चाहता तो अभी आगे निकल जाता, लेकिन मुझे पता है आगे 3rd सेम में 5th सेम में फिर आप फंस जाओगे, तो इस पर थोड़ा टाइम लगा लो। 80 रुपीज़ पर ए तो खरीदेगा ही खरीदेगा, 1 यूनिट तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन बी मे और मे नॉट बाय, तो इसलिए दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है। इस स्टेप कर ये शो कर रहे हैं। ऐसे 70 रुपीज़ पर ए और बी तो खरीदेंगे, तो 2nd यूनिट तो खरीदी जाएगी, 3rd मे और मे नॉट बाय, तो 70 रुपीज़ पर आप देख सकते हो 2nd यूनिट भी पॉसिबल है, मतलब 2 यूनिट्स भी पॉसिबल है और 3 यूनिट्स भी पॉसिबल हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर सरप्लस। वेल, कॉस्ट एंड विलिंगनेस टू सेल। आइए एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इमेजिन दैट यू नीड टू गेट योर हाउस पेंटेड, यू टर्न टू 4 sellers ऑफ पेंटिंग सर्विसेज, ईच पेंटर इज विलिंग टू टेक अप द जॉब इफ द प्राइस ही वुड रिसीव एक्सीड हिज कॉस्ट ऑफ डूइंग द वर्क। हियर द टर्म कॉस्ट इंक्लूड्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज लाइक पेंट, ब्रश एंड सो ऑन, एंड द वैल्यू दैट द पेंटर प्लेसेज ऑन हिज ओन टाइम लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कई बार ये होता है ना कि आपको अगर मैं कुछ पैसे ऑफर करूँ, आपको भाई साहब इतने कम पैसों से अच्छा तो मैं घर पर नींद मार लूँ, मैं नींद सो लूँ, मैं टी वी देख लूँ, सो वो कॉस्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है जो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है सो कॉल्ड। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। ए कहता है मैं 900 रुपये में पेंट करूंगा, बी कहता है 800 में, सी कहता है 600 में, डी कहता है 500 में। अब आप ये जरूर कह सकते हो सकता है डी की क्वालिटी ख़राब हो सकता है ए की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ए को पता हो कि अगर वो ये काम नहीं करेगा उसको कुछ और काम मिल जाएगा 900 रुपये में, या वो अपने टाइम को वैल्यू ज़्यादा देता हो, कहता हो भाई साहब 900 से कम तो मैं नींद मारना पसंद करूँगा। डी के साथ उल्टा केस हो, डी कहता है भाई जो मिले सो अच्छा। तो वो जजमेंटल नहीं हो रहे हम जस्ट अलग अलग वैल्यूज़ देख रहे हैं, और ये वैल्यूज़ क्यों हैं ये अलग अलग रीजंस पे डिपेंड कर सकती हैं। Each painter would be eager to sell his service at a price greater than his cost and would refuse to sell his services at a price less than his cost. At a price exactly equal to his cost, he would be indifferent. Obviously ये 500 में काम करने को तैयार है, इसको 500 से ज़्यादा मिलेंगे जरूर करेगा, 500 से कम मिलेंगे राम राम कर देगा, बाय बाय कर देगा, 500 मिलेंगे तो शायद कर ले शायद ना करे। When you take bids from the painters, the price might start off high, but it quickly falls as the painters compete for the job. Once D has bid 600 or slight less, she is the sole remaining bidder. D is happy to do the job for this price because her cost or his cost is only 500. A, B and C are unwilling to do the job for less than 600. Note that the job goes to the painter who can do the work at the lower cost. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी आप एक एफिशिएंट मार्केट की बात करते हैं तो उस कंज्यूमर को बेचना है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू करे, यानी सबसे ज़्यादा प्राइस दे, और उस सेलर से लेना है जो सबसे सस्ता प्रोवाइड करे। आप कंज्यूमर सरप्लस में याद करो, ए लिया था, ए जो 100 रुपये की वैल्यू रखता था, और यहाँ पे डी बेच रहा है जो सबसे कम पैसों में बेच रहा है वही सर्विस। What benefits does D receive from getting the job? Because she is willing to do the work for 500 but gets 600, we say that she receives a producer surplus of 100. So what is producer surplus? It is the amount a seller is paid minus the cost of production. Producer surplus measures the benefit to sellers of participating in market. Now suppose you have 2 houses that need painting. Again you auction off the jobs to 4 painters. Let's assume that no single painter will paint more than 1 house. Therefore the price shall fall or will fall until 2 painters are left. In this case
बिडिंग आपने कर दी 800 रुपये पे रोक दी। अब आप टेबल देखो 800 पे तो ये सी और डी काम करेंगे, बी तो करेगा नहीं, इनडिफरेंट होगा। अगर अड़ गया तो हल्का सा 800 से एक कम कर देंगे 799, बी कहेगा राम राम मैं चला। So now suppose you have two houses that need painting. Again you auction off the jobs to 4 painters. Let's assume that no single painter will paint more than one house, therefore the price will fall until 2 painters are left. In this case bidding drops at 800 or slightly less. At this price C and D are willing to work. At this price producer surplus of D is 300. Why? 800 minus 500 and इसका 200 y। अब देख लो, आप टेबल देख लो, इसको देख लो आप, 800 मिला था, 800 माइनस 600 तो 200 इसका, 300 इसका, टोटल प्रोड्यूसर सरप्लस इज 500। सो यूजिंग द सप्लाई कर्व टू मेजर प्रोड्यूसर सरप्लस। याद करो कंज्यूमर सरप्लस मेजर करने के लिए कौन सा कर्व था? डिमांड कर्व। प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए सप्लाई कर्व। 900 से ज़्यादा अगर मिले तो चारों काम करेंगे, 800 से 900 मिले तो 3 काम करेंगे, 600 से 800 मिले तो 2 बंदे काम करेंगे, 500 से 600 मिले तो डी काम करेगा, और लेस देन 500 है तो कोई भी काम नहीं करेगा। तो इसमें ऐसे ही अब अगेन वही फंडा देख लेना। अब सपोज 600 रुपये, 600 में ये डी तो जरूर काम करेगा क्योंकि उसके तो 500 कॉस्ट है। तो आप देख सकते हो 1 इज़ देयर। आप ध्यान से देखो मेरी बात, समझो मेरी बात को। लेकिन 600 पे शायद सी काम कर भी ले, नहीं भी कर ले, इसलिए 600 पे देखो दोनों ऑप्शन है, 1B और 2B। ठीक है, ये बारीक चीज़ है लेकिन आपको समझ के ज़रूर चलना चाहिए। फर्स्ट सेम में इट मे नॉट बी दैट यूजफुल, बट आगे जरूर यूजफुल होगी, फिर आपको दिक्कत होगी अगर बेसिक्स कमजोर हैं तो। So the graph above shows the supply curve that correspond to supply schedule. Note that the height of the supply curve is related to the seller's cost. At any quantity, the price given by the supply curve shows the cost of marginal seller, the seller who would leave the market first if the price were any lower. बताता हूँ marginal seller क्या है। At a quantity of 4 example, the supply curve has a height of 900. ठीक है, cost that A incurs to provide his services. At quantity of 3, supply curve 800 की हाइट पर है, और यहाँ पे B मार्जिनल सेलर है, 900 पे A मार्जिनल सेलर है। मार्जिनल सेलर मतलब अगर प्राइस इसके नीचे गया तो वो छोड़ देगा, प्राइस इसके नीचे गया तो B भी छोड़ देगा। हाउ अ हायर प्राइस रेजेस प्रोड्यूसर सरप्लस। बेटे कंज्यूमर सरप्लस में हमने क्या देखा था? हाउ अ लोअर प्राइस इंक्रीजेस कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ देखेंगे हाउ अ हायर प्राइस रेजेस प्रोड्यूसर सरप्लस। तो पहले सिर्फ 600 पर बिडिंग रुकी थी, 100 रुपये का प्रोड्यूसर सरप्लस था। अब 2 पेंटिंग है, 2 हाउस पेंट होने, 800 रुपये की बिडिंग थी, इसको 300 मिलेंगे और इसको 200। इसी को आप यहाँ दिखा दो, ये प्रोड्यूसर सरप्लस था, जैसे ही प्राइस बढ़ा इसको पहले कितने मिल रहे थे? 100, ये बढ़कर 100 + 200 300 हो गए और इसको 200 मिल गए। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस आप शो करते हैं मेरे बच्चों किससे? डिमांड कर्व से। प्रोड्यूसर सरप्लस सप्लाई कर्व से। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर कंज्यूमर सरप्लस की एक डेफिनेशन थी, एरिया बिलो डिमांड कर्व अबव प्राइस लाइन। हाँ थी सर, इसमें नहीं हो सकती कुछ, क्यों नहीं हो सकती? एरिया बिलो प्राइस अबव सप्लाई कर्व, उसमें था एरिया बिलो डिमांड कर्व अबव प्राइस लाइन, यहाँ पे होगा एरिया बिलो प्राइस अबव सप्लाई कर्व। सो प्रोड्यूसर सरप्लस इज द एरिया बिलो द प्राइस एंड अबव द सप्लाई कर्व। तो फिर पहले वाले में ABC और दूसरे वाले में ADF। देख लो ABC ADF। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, चैप्टर 7 अब खत्म होने वाला है। मार्केट एफिशिएंसी, द बेनेवोलेंट सोशल प्लानर। तो हम अज्यूम कर रहे हैं केस दैट द बेनेवोलेंट सोशल प्लानर इज एन ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल, वेल इंटेंशनल डिक्टेटर विच वी ऑल नीड, बिकॉज लातों के भूत है ना ज़्यादातर। द प्लानर वॉन्ट्स टू मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ एवरीवन इन सोसाइटी, दैट इज टोटल सरप्लस विच कंप्राइजेज ऑफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। अरे बेटा ये जो डिक्टेटर है ना, ये चाहता है वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन। अब वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन के बड़े सारे तरीके हैं, सेमेस्टर 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि आपको टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज करना है। सर टोटल सरप्लस क्या होता है? बेटा टोटल सरप्लस अभी के केस में कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस मिला के। मैं ये क्यों कह रहा हूँ अभी के केस में? चैप्टर 8 में पता लगेगा। सो कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला वैल्यू टू बायर माइनस अमाउंट पेड बाय बायर्स, प्रोड्यूसर सरप्लस अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर माइनस कॉस्ट टू सेलर्स। सो टोटल सरप्लस दोनों को ऐड करा, सो द अमाउंट पेड बाय बायर इक्वल्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलर, सो द मिडिल 2 टर्म्स कैंसल, सो टोटल सरप्लस इज वैल्यू टू बायर माइनस कॉस्ट टू सेलर एंड दैट वी वांट टू मैक्सिमाइज. So if an allocation of resources maximizes total surplus, we say that allocation shows efficiency. So एक जो बेनेवोलेंट सोशल प्लानर है ना, वो एफिशिएंसी और इक्विटी दोनों को देखता है, लेकिन हम अभी सिर्फ एफिशिएंसी की बात करेंगे, इक्विटी आपको बताएंगे सेमेस्टर 4 माइक्रो इकोनॉमिक्स। इवैल्यूएटिंग द मार्केट इक्विलिब्रियम, तो अब हम देखेंगे कि अगर एक नॉर्मल इक्विलिब्रियम है तो क्या वो एफिशिएंट होगा।
नॉर्मल इक्विलिब्रियम, ये प्रोड्यूसर सरप्लस, ये कंज्यूमर सरप्लस। सर आपको कैसे पता चला? एरिया बिलो डिमांड कर्व अबव प्राइस लाइन, ये प्रोड्यूसर सरप्लस। सर आपको कैसे पता चला? एरिया बिलो प्राइस लाइन अबव सप्लाई कर्व। ठीक है, अब आपको भी पता चल गया। यस, अब ये प्रूफ करना है हमें कि क्या ये एफिशिएंट है, क्या ये बढ़िया है। बिल्कुल बढ़िया है सर। अगर आप इक्विलिब्रियम से पहले रहें, ये इक्विलिब्रियम है ना, अगर इससे पहले रहें तो वैल्यू टू बायर ज़्यादा है, कॉस्ट टू सेलर कम है। अगर आप इसके आगे जाते हो तो कॉस्ट टू सेलर ज़्यादा है और वैल्यू टू बायर कम है। आपको तो कैंसल आउट करना है ना, समझ रहे हो मेरी बात? आपको तो मैक्सिमाइज करना है ना टोटल सरप्लस। टोटल सरप्लस मैक्सिमाइज होगा यहाँ पर, क्योंकि आप इससे पहले रहेंगे तो वैल्यू ज़्यादा होगी, कॉस्ट कम। इसके आगे जाएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा होगी और वैल्यू कम। आपको कैंसिल आउट करना है उसको, आपको हटाना है वो जो डिस्क्रिपेंसी है, वो जो डिफरेंस है बिटवीन वैल्यू टू बायर एंड कॉस्ट टू सेलर। सो मेरे बच्चों, अ बेनेवोलेंट सोशल प्लानर नाउ इज श्योर कि अगर एक इक्विलिब्रियम प्राइस से सेट हुआ है किसी गुड का प्राइस, तो वो पक्की बात है एफिशिएंट होगा ही होगा। विद दैट चैप्टर नंबर 7 एंड्स। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर भैया कोई भी डाउट है तो ये नंबर है, व्हाट्सएप कर लीजिए, हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर एनी डाउट। चलिए, आई होप दिस वीडियो हेल्प्स।